हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिमेम्बरिंग ट्रिक्स फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रेंड्स, मैंने और भी वीडियो बनाई हैं रिमेम्बरिंग ट्रिक्स से रिलेटेड, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं कि किस तरह से आप जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझ सकते हैं। क्या ढंग है इसको समझने का, प्री में और मेंस में दोनों में आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और यदि आप और भी लॉ के फील्ड में कहीं भी जा रहे हैं, यदि आप एक एडवोकेट हैं, यदि आप एक एकेडमिशियन हैं, तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम जो कॉन्ट्रैक्ट को तीन हिस्सों में समझेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ये तीन हिस्से इस प्रकार हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कहानी क्या है? लॉ को कहानी की तरह समझिए तो बड़ी आसानी से समझ आएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई ऑफर देगा। अब ऑफर, मान लीजिए किसी ने कुछ सोचा कि मैं ये करूँगा तो ये मैं बेचूंगा, तो लेकिन अगर उसने सिर्फ सोच लिया है तो वो ऑफर नहीं बनेगा। ऑफर तब बनेगा जब वो कम्युनिकेट करेगा। वेन एवर any person is communicating or signifies his willingness to do or not to do something, to do or abstain from doing something to other। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जो है कुछ करने और कुछ ना करने के लिए जो अपनी इच्छा है वो सिग्निफाई कर रहा है, एंड ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन भी चाहिए। अगर वो कुछ देगा तो कुछ लेगा भी, एंड अदर पर्सन एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, देन क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब एक तरह से देखा जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्टेंस होगी, ऑफर होगी, आप कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सोशल और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे होते हैं, आपने मेरे को पेन दिया, मैंने आपको 10 रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको हम ऐसे नहीं करते। उसके लिए फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है, जो एग्रीमेंट हम लॉ में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं, जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है पार्टीज के बीच में, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जो हुई है, यदि आप कोई कमर्शियल डील कर रहे हैं, कोई ऐसी डील कर रहे हैं जिसमें आपका जो है ज़्यादा लार्जर अमाउंट है, तो उसमें आप क्या करते हैं? आप ऑफर और एक्सेप्टेंस जो भी हुई होती है, जो भी आप एक दूसरे को कंसिडरेशन देते हैं, एग्री करते हैं, तो आप उसका एक अग्रीमेंट बना लेते हैं। तो अग्रीमेंट बनाने से क्या होता है, जब आपने अग्रीमेंट बना लिया उसका, तो अग्रीमेंट बनाने से वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब चलिए, ये तो बात होगी ऑफर एक्सेप्टेंस की। इसमें मान लीजिए कि आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो काउंटर ऑफर भी जनरेट कर सकता है। तो अगर वो काउंटर ऑफर देगा तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। काउंटर ऑफर क्या है? आप 500 रुपये की कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, सामने वाला कहता है मैं 400 की लूँगा। तो अब अगर आप 400 की बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक ऑफर होता है दोस्तों जो जनरली सबके लिए होता है। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि मेरे पास 500 बैग हैं, जो लोग पहले आएंगे या जो भी पहले आएगा, जब तक ये हैं खरीद सकता है। तो जनरल ऑफर हो गया, जो भी आएगा वो खरीद लेगा, जो खरीदना चाहेगा। तो चलिए अब ऑफर एक्सेप्टेंस से थोड़ा सा आगे जंप करते हैं। हमने समझी तीन चीज़ें अभी तक: ऑफर, फिर उसकी कम्युनिकेशन, फिर उसकी एक्सेप्टेंस। तो कम्युनिकेशन की भी थोड़ी सी बात बता दूं। कम्युनिकेशन के कई तरह के माध्यम हैं, आपको पता है। जैसे इंटरनेट, ईमेल के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप पोस्ट, चिट्ठी जो
होती है उसके माध्यम से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आप डायरेक्टली आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, वर्बल कम्युनिकेशन है तो उसको रिटन कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओरल ओरल एग्रीमेंट जो है, यदि आपने कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए कोई आपका अमाउंट ज़्यादा नहीं था, तो उसके लिए भी एविडेंस वगैरह तो लिया जा सकता है, लेकिन उसको इन्फोर्स कराने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया है तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो मैं अभी बात आपसे जो की कम्युनिकेशन की बात की कि कई इसके सोर्सेज हैं, तो ऑफर हो गया, कम्युनिकेशन हो गई, एक्सेप्टेंस होगी। ऑफर के में हमने थोड़े से काइंड समझे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो होगी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो तीन मेन चीजें हैं उनकी बात। अगली बात क्या है? असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। अब ये नहीं है ना कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको आप इन्फोर्स करा लोगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन है, लीगल टर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको माना जाएगा, कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुआ है उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसको माना जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं होगा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं होगा जब वो अनलॉफुल होगा। अनलॉफुल अब क्या है? मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आप जाइए उसका मर्डर कर दीजिए। आपने मर्डर कर दिया, मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तो आप इसको इन्फोर्स थोड़ा ही करवा सकते हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के होते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए मैंने आपको कहा किसी से मैरिज, आप मान ले मैंने आपको कहा कि आप जाइए सो एंड सो से मैरिज कीजिए और फिर आप उसको डिवोर्स दे देना, क्योंकि मैं उसको जो है बर्बाद करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा। तो ये इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब देख लेते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स हैं, उनको समझ लेते हैं कि कब जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सबसे पहला है इसका जो है साउंड माइंड। पर्सन जो है, जिस जो पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच हो रहा है वो साउंड माइंड होनी चाहिए। साउंड माइंड का मतलब वो पागल नहीं होनी चाहिए, इस तरह की उनकी मेंटल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसमें कि जो है वो कॉन्टैक्ट अगर करें तो वो कॉन्टैक्ट इन्फोर्सेबल ना हो, वो मेंटली फिट होनी चाहिए। तो ये तो होगी बात साउंड माइंड की। दूसरा क्या है कि बोथ दी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो जो है पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी हु इज इन्वॉल्विंग इन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर एज। तो माइनर में एक चीज और बताता चलूँ, एक चीज जरूर है इसमें कि जो नेसेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो माइनर कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसको कोई किताब, उसको कोई पेन की ज़रूरत है, तो उसमें दुकानदार कोई उसकी एज नहीं पूछता, वो उसकी नेसेसिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो उस समय उस एज में बिल्कुल उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कोई किताब 400-500 की किताब खरीद रहा है, वो तो वो किताब खरीद सकता है। लेकिन वो कोई मान लीजिए कि कार खरीदने की कोशिश करता है, 18 साल से नीचे है, तो वो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर नहीं माना जाएगा अगर माइनर के साथ कोई करता है। ये तो हो गई बात माइनर की। साउंड माइंड को हमने समझा, माइनर को हमने समझा। एक चीज हमने ये समझी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अब हम दो तीन चीजें और समझ लेते हैं। कोवर्जन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, फ्रॉड है। फ्रॉड तो आप सब जानते होंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। मिस्टेक ऑफ फ्रॉड में तो आपको पता ही होगा कि कोई भी धोखे से किसी को कुछ बेच दे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है कि आप जो चीज़ दे रहे हैं या जो आप चीज़ खरीद रहे हैं आपको कुछ मालूम नहीं है कि उसमें क्या डिफेक्ट है क्या है, लेकिन लेटर ऑन वो पता चलता है, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आता है। तो ये तो होगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात। फ्रॉड है, फ्रॉड में कुछ छुपा लिया गया, कुछ धोखे से बेच दिया गया। तो अभी अगला है जो हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई किसी को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेता है, कोई प्रभावित कर लेता है, कोई इस पोजीशन में है कि कोई किसी को डोमिनेट कर लेता है, कोअर्जन है। मतलब ये कि अगर आप किसी को गन पॉइंट पे जो है कुछ बेचते हैं, या आप दूसरी तरफ मैंने अभी जो आपको बताया कि आप इस पोजीशन में कि आप उसको डोमिनेट कर लेते हैं, तो ये इस तरह की अगर बातें जो है होंगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने समझा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा। सेकंड पार्ट परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया,
अब कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे कि आपने ऑन द स्पॉट, मान लीजिए मैंने अपनी वॉच सेल करनी है, तो मैं आपको 500 रुपीज़ की बेचना चाहता हूँ, आपने 500 दिए और मैंने आपको रिटर्न में वॉच दे दी, तो ये तो ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि ऑन द स्पॉट नहीं होते, तो उन कॉन्ट्रैक्टों के लिए फिर हमें परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है। पार्ट तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्मेंस का ही था, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन होते हैं जिनके लिए एग्रीमेंट बना होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता, उसमें बहुत डिटेल जो है प्रोसेस रहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट का। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लीजिए कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको जो है 10 चेयर जो आपकी डिमांड है डिलीवर कर दूंगा विद इन 1 वीक, और उसमें जो है इतना इतना प्राइस होगा, हमारा एग्रीमेंट हुआ। और अब जो है ये सेल्स ऑफ गुड्स का जो है पार्ट है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि चेयर जो आपने मेरे को डिलीवर करनी है वो विद इन 1 वीक करनी है। अब टाइम क्या हो गया, वीक आज से, जो आज डेट है इससे शुरू होगा विद इन 1 वीक, और जहाँ वीक कंप्लीट हो गया वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, एक जो है वीक के अंदर करनी है। मान लीजिए अब मैंने कहा कि आपने मेरे को लुधियाना के इस सिटी में डिलीवर करनी है, तो वो यदि डिस्ट्रिक्ट की बात हमने की, प्रॉपर सिटी की बात की, तो ये नहीं है कि आप मेरे को चेयर तो डिलीवर कर रहे हो लेकिन आप मेरे को चंडीगढ़ में कर रहे हो, तो वो आपको लुधियाना के उस सिटी में ही करनी पड़ेगी। तो ये होगी टाइम एंड प्लेस की बात। तो अब एक बात ये कि जो कंडीशन या जो डिज़ाइन हमने पसंद किया है वो उसी डिज़ाइन की, उसी कंडीशन में, उसी क्वालिटी, वो जो क्वालिटी क्वांटिटी उसका डिज़ाइन, जो उसके फीचर डिसाइड हुए हैं, चाहे वो चेयर हो चाहे वो कार हो कुछ भी हो, वो उसी मैनर में डिलीवर किया जाएगा जो हमारा अग्रीमेंट हुआ है, जो उससे रिलेटेड हमारा एग्रीमेंट में रिटर्न जो है डिसीजन लिखा गया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। तो यानी कि मैनर ऑफ गुड्स जो है वो वैसा ही होगा जैसा हमने डिसाइड किया है। तो ये कुछ बातें थी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसमें कुछ तो हैं, जैसे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग एनी इवेंट इन फ्यूचर। कहने का अर्थ कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा यदि कल मेरा दोस्त मेरी गाड़ी लेकर आ जाएगा। तो आप कल यदि मेरा दोस्त गाड़ी लेकर नहीं आता तो मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं जो है आपको गोल्ड डिलीवर कर दूंगा विद इन 1 मंथ, लेकिन जो मेरा शिप गया हुआ है वो जब आ जाएगा तब। अब मान लीजिए कि मेरा शिप रास्ते में डूब जाता है, तो अब वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको, ये ज़्यादा सही एग्जाम्पल है समझने के लिए आपके लिए, वो जो पहले एग्जाम्पल दिया था वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको कि किस तरह से होता है। तो इस एग्जाम्पल को ज़रा समझिए कि मान लीजिए अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, अब शिप नहीं आया, वो अचानक डूब गया, तो अब अगर डूब गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं रहेगा, क्योंकि इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इन फ्यूचर। तो ये तो हो गया जी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? एक्सप्रेस तो हो गया जो हमने एग्रीमेंट जो है किया, और जो है हमने एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी और हम अग्री किए हैं उसमें, तो वो तो हो गया एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड हो गया, मान लीजिए आप खाना खाने जाते हैं, वहाँ पे आप खाना ऑर्डर करते हैं और बाद में जब बिल आता है तो आप कहते हैं बिल ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर आपने खाना खाया है तो बिल देना है। ये एम्प्लॉयड था कि वहाँ पे यदि मेन्यू कार्ड है तो आपने रेट्स खाने के देखे होंगे, तो आपको बिल देना पड़ेगा। हालांकि आपने उसको कहा नहीं था कि कितने का खाना है, ये इतने इतने का लेके आओ, हालांकि आपने उसको नहीं कहा था, लेकिन आपने खाना खाया, वहाँ मेन्यू कार्ड पड़ा था, तो ये इम्प्लॉयड है कि ये आपको पता है, ये माना जाता है कि ये आपको मालूम है। तो ये एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट इसकी जो है काइंड देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब एम्प्लॉयड में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें
और इम्प्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको साथ ही साथ डिस्कस अभी कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, लास्ट में। पहले हम देख लेते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी मिनिस्टर का कोई बच्चा जो है वो खो गया है और उसने 30 लाख रुपए का रिवॉर्ड रखा है। अब जो उसका बच्चा खो गया है, जो उसको ढूंढ के लेके आएगा, अब पहले तो इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वन साइडेड ही था। तो जब ढूंढ के लेके आएगा तो जो रिवॉर्ड रखा है वो रिवॉर्ड जो है वो उसे मांगेगा। तो ये यूनिलैटरल एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब एक होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जो है कुछ पहले पार्ट प्रॉमिस जो है वो हो चुका होता है और पार्ट पर जो है प्रॉमिस नहीं हुआ होता पूरा। अब कैसे इसको समझें, लास्ट में देखते हैं, इसको समझते हैं। कि मान लीजिए कि आपने और ए और बी ने मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में एक, तो उसमें क्या है, उसने हाफ प्राइस पे कर दिया। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का प्राइस 20 लाख था, तो 10 लाख जो है उसने पे कर दिया और 10 लाख अभी पेंडिंग है। तो उसमें क्या है, जो है जिस पार्टी को पे किया है उस पार्टी ने उसको अपनी कुछ प्रॉपर्टी दे दी और थोड़ी बहुत बचा के रख ली, जो कि दी जाएगी पेंडिंग प्राइस जो है वो पे करने पर। तो ये तो होगी बात हमारी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की। और जो है अभी जो एक मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ था वो था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह से यदि समझें, उसको इंटरलिंक्ड करते हैं। जैसे एम्प्लॉयड में था कि आपका जो है आपने खाना खाया तो उससे पता चल जाता है, कंडक्ट ऑफ द पार्टी से पता चल जाता है। तो एम्प्लॉयड में ये था। अब उसका समझते हैं। लॉ पुट्स यू अंडर ऑब्लिगेशन ऑल्दो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कि चाहे वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है आपका किसी के साथ, लेकिन आपको लॉ जो है ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जिसमें कि आपका ऑब्लिगेटरी ड्यूटी जो है आपकी अराइज हो जाती है। मान लीजिए, अब इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है फाइंडर ऑफ गुड्स। और फाइंडर ऑफ गुड्स आप अगर हो तो आपकी ये रीजनेबल ड्यूटी है कि आप नोटिस दें, आप उसके फाइंडर को ढूंढने के लिए जो आपकी तरफ से बेस्ट जो हो सकता है वो आप करें। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो चलिए अब लास्ट, एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूशन। तो अब एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन जो हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट, जो मान लीजिए मैंने जो है आपको गोल्ड सेल करना है, आपको मैंने गोल्ड दिया, आपने मेरे को पेमेंट दी, मनी दी, तो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब हो गया। तो ये जो है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुके हैं ये एग्जीक्यूशन इनको बोलते हैं कि हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की। तो एग्जीक्यूटरी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूशन हो गई है इनकी। तो एग्जीक्यूटरी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होगा कंप्लीट, अभी लेकिन जो है हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया है पूरा, वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। मान लीजिए कि हमने कोई एग्रीमेंट बना लिया है लेकिन जो है उसकी परफॉर्मेंस अभी फ्यूचर में होनी है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटरी, और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो एग्जीक्यूटेड, जिनकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। तो यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यू अपडेट लेते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों के भी काम आ सके।